अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है किस्सा अक्लमंद नौजवान और बूढ़े का। बहुत कदीम ज़माने के हिंदुस्तान का एक वाक़या है। किसी छोटे से कस्बे की सराय में एक नौजवान आकर ठहरा। नौजवान किसी दूर दराज जगह से सफ़र करके आ रहा था। अभी उसने अपना आधा सफ़र भी तय नहीं किया था कि रास्ते में रात हो गई। उस कस्बे में एक छोटी सी सराय में वो ठहरा। उसी सराय में उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई। इत्तेफाक से बूढ़ा आदमी भी उसी गांव जा रहा था जो मंजिल नौजवान की थी, यानी जिस गांव में नौजवान को जाना था। बहुत पुराने ज़माने में लोग पैदल और बैलगाड़ियों पर बहुत लंबे लंबे सफ़र किया करते थे। इत्तेफाक से खाने के दौरान नौजवान और बूढ़ा इकट्ठे हो गए। खाना खाते हुए बातों ही बातों में बूढ़े आदमी को मालूम हुआ कि नौजवान भी उसी गाँव जा रहा है जिस गाँव में उसे जाना है। नौजवान अपने किसी अजीज रिश्तेदार से मिलने के लिए जा रहा था। बूढ़े ने कहा, बरखुरदार, तुम भी चांद नगर जा रहे हो और मैं तो चांद नगर का रहने वाला हूँ। तुम वहाँ किसके घर जा रहे हो? नौजवान ने बताया कि वो बूढ़े के गांव चांद नगर में अब्दुल करीम नामी आदमी के घर जा रहा है जो उसका रिश्तेदार है। बूढ़ा बहुत खुश हुआ और कहने लगा, नौजवान, अभी सफर काफी लंबा है और हम दोनों को सफर भी पैदल ही तय करना है। क्यों ना हम दोनों ये सफर इकट्ठे तय करें? नौजवान भी ये बात सुनकर खुश हो गया और कहने लगा, बुजुर्गवार, सफर जब एक ही जगह का करना है, मंजिल एक है, तो हमें इकट्ठे हम सफर बन जाना चाहिए। वो रात उन्होंने खुशगप्पियों में गुजारी और फिर सो गए। अगले रोज उन्होंने सराय में नाश्ता किया और फिर अपने सफर का आगाज करने से पहले बाजार से कुछ खाने पीने का सामान खरीदा और अपने सफर पर रवाना हो गए। सफर पर चलने से पहले नौजवान बोला, बुजुर्गवार, मेरी एक बात सुनिए। बूढ़ा चौंक पड़ा। क्या बात है बरखुरदार? बुजुर्गवार, अगर आप मेरे हमसफर बनना चाहते हैं तो मेरी एक शर्त है। बूढ़ा हैरानी से उसकी तरफ देखकर बोला, कैसी शर्त? नौजवान मुस्कुराया और कहने लगा, सफर के दौरान मैं जो कुछ भी करूं, जो अमल भी करूं, आप उसके बारे में मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे और ना ही कोई उस बात पर हैरानी और तजस्सुस करेंगे। बूढ़ा उसकी इस बात पर बहुत हैरान हुआ, मगर चंद लम्हे खामोश रहकर बोला, ठीक है मियाँ, मगर कुछ नहीं बुजुर्गवार। अगर आपको मेरी ये शर्त मंजूर हो तो मैं आपका हमसफर इसी शर्त पर बनूंगा। बूढ़ा मान गया। वो पैदल जंगल में मंजिलें मारते जा रहे थे कि उन्हें सफर करते करते दोपहर हो गई। दोनों को सफर की वजह से बेहद थकन हो गई थी। दोनों ने फैसला किया कि सफर की थकावट दूर करने के लिए किसी सायेदार घने दरख्त के नीचे बैठ जाएं। उन्होंने एक घना दरख्त देखा और उसके नीचे दोनों बैठ गए। दोनों को भूख भी जोरों की लग रही थी। दोनों ने अपना अपना खाना निकाल लिया। बुजुर्ग कहने लगे, चलो भाई मियाँ, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करें। नौजवान बोला, बुजुर्गवार, जरा सब्र कीजिए। अरे क्या हुआ? नौजवान बोला, ठहरिए तो। ये कहते ही अपने सामान में से उस नौजवान ने एक छतरी निकाली और छतरी खोल दी। अपने बाएं हाथ में छतरी पकड़ी और दाएं हाथ से उसने खाना शुरू कर दिया। बूढ़ा हैरान परेशान उस नौजवान को देख रहा था कि यह कैसा बेवकूफ इंसान है। हम एक सायेदार और घने दरख्त के नीचे बैठे हैं, फिर भी इस पागल इंसान ने छतरी खोल ली है। बूढ़ा उससे पूछना ही चाहता था कि मियाँ, हम तो एक सायेदार घने पेड़ के नीचे बैठे हैं और तुमने छतरी क्यों खोल ली? कि अचानक उसे उसकी शर्त याद आई, मगर सर झटककर उसने चारों नाचार अपना मुंह खोल ही दिया। अरे मियाँ, हम तो एक सायेदार दरख्त के नीचे बैठे हैं, फिर छतरी खोलने का क्या मतलब है? नौजवान ने बूढ़े की तरफ देखकर कहा, बुजुर्गवार, आपने मुझसे वादा किया था कि आप शर्त के मुताबिक दौरान सफर मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे, लिहाजा मेरे और आपके रास्ते अब जुदा हैं। बूढ़े ने नौजवान को नाराज होते देखा तो फौरन बोला, अरे मियाँ, मुझसे गलती हो गई, माफी चाहता हूँ। तुम बेशक इस बात का जवाब मत दो, मगर मैं वादा करता हूँ कि अब तुमसे कोई सवाल नहीं करूँगा। नौजवान उसे घूर कर देख कर रह गया और फिर खामोशी से खाना खाने लगा। बूढ़े ने भी खाना शुरू कर दिया। नौजवान ने बदस्तूर अपने बाएं हाथ में छतरी थाम रखी थी और दाएं हाथ से खाना खा रहा था। बूढ़ा भी खाना खाता रहा। वो दोनों छतरी के नीचे बैठे खाना खाते रहे। जब खाना खत्म हो चुका तो दोनों ने खुदा का शुक्र अदा किया और फिर नौजवान ने छतरी बंद कर ली और अपने सामान में रख ली। उस दरख्त के नीचे बैठे हुए उन्होंने कुछ देर आराम किया और फिर दोबारा चल पड़े। पैदल चलते सफर करते करते उन्हें शाम पड़ गई। रात का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा और फिर रात पड़ गई। रात में रास्ता नजर नहीं आता था। आगे कोई भी सांप और बिच्छू या कोई भी जानवर उन पर हमला कर सकता था, इसलिए उन्होंने सफर रोककर रात वहीं किसी जगह गुजारने का फैसला कर लिया।
बूढ़ा बेचारा चल चलकर थकन से निढाल हो चुका था। एक पेड़ के नीचे तकरीबन अधमुआ होकर बैठ गया और उसके तने के साथ टेक लगा ली। चलो नौजवान, तुम भी यहीं तने के साथ टेक लगाकर बैठ जाओ, यहीं कुछ देर नींद पूरी कर लेते हैं, जब आँख खुल जाएगी तो दोबारा सफर पर चल पड़ेंगे। मगर नौजवान ने कहा, बड़े मियाँ ऐसे नहीं। बूढ़े ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तो फिर कैसे मियाँ? नौजवान बोला, बड़े मियाँ, हमें कोई ऐसा पेड़ तलाश करना होगा जिसके तने पर हम आराम से लेट जाएं। उस पेड़ की टहनी इतनी चौड़ी हो जो हम दोनों का वजन उठा सके। हम दोनों की रात वहाँ पर आराम से गुजर जाएगी। बूढ़ा बड़ा हैरान हुआ। अभी वो उससे सवाल करना ही चाहता था कि मियाँ किसी दरख्त पर ही क्यों, मगर बेचारा खामोश हो गया। नौजवान ने बूढ़े को एक जगह बिठाया और खुद किसी ऐसे तनावर पेड़ की तलाश शुरू कर दी जिस पर वो दोनों आराम से रात बसर कर सके। बूढ़ा दिल ही दिल में पेचो ताप खा रहा था और गुस्सा हो रहा था कि ये कैसा बेवकूफ नौजवान है, हम कोई बंदर हैं जो पेड़ पर चढ़कर रात गुजारें। मगर खामोश रहा। नौजवान काफी देर तक इधर उधर घूमता किसी पेड़ की तलाश में मारा मारा फिरता रहा और फिर उसे एक ऐसा मजबूत तनावर दरख्त मिल ही गया जिस पर वो दोनों आराम से रात बिता सकते थे। चलो बड़े मियाँ, इस पेड़ पर चढ़ जाते हैं। बूढ़ा थूक कर बोला, अरे भाई नौजवान, तुम भी कमाल करते हो। तुम तो जवान आदमी हो, ताकतवर हो, तुम तो आराम से इस पेड़ पर चढ़ जाओगे, मगर मैं बूढ़ा हूँ, नातवा हूँ, कमजोर हूँ, मेरे लिए इस पेड़ पर चढ़ना बहुत मुश्किल काम है। नौजवान बोला, बड़े मियाँ, मैं आपकी मदद करूंगा। अरे भाई, क्या जरूरी है इस पेड़ पर चढ़कर रात गुजारना? तुम पेड़ पर चढ़कर रात बसर कर लो, मैं नीचे कहीं लेट जाता हूँ, बूढ़ा बेजारी से कहने लगा। नौजवान बोला, बड़े मियाँ, आपने इसी शर्त पर मुझे हमसफर बनाया था कि आप मेरी किसी बात के जवाब में मुझसे बहस नहीं करेंगे और किसी बात में सवाल नहीं करेंगे। चलिए, मैं पेड़ पर चढ़ने में आपकी मदद करता हूँ। ये कहकर नौजवान आगे बढ़ा। बूढ़ा समझ गया कि ये नौजवान बहुत जिद्दी है, उसकी बात नहीं मानेगा। चारों नाचार बूढ़ा मान गया। नौजवान ने बड़े मियाँ को सहारा देकर एक दरख्त पर चढ़ा दिया जो पेड़ उसने अपने रात बसर करने के लिए चुना था। बूढ़ा दिल ही दिल में गुस्सा हो रहा था मगर मजबूरन खामोश रहा। उसको पेड़ पर चढ़ाने के बाद नौजवान भी उसी डाली पर चढ़ गया और दोनों उसी पेड़ की डाली पर दरख्त के तने के साथ टेक लगाकर बैठ गए। रात खामोशी के साथ आहिस्ता आहिस्ता सरक रही थी। बूढ़ा तो जल्दी सो गया मगर नौजवान चौकन्नी नींद सो रहा था। जरा सी आहट पर उसकी आंख खुल जाती। एक दो बार उसने दरख्त के नीचे झांक कर भी देखा। इसी तरह वो सारी रात सोता कभी जाग जाता। आहिस्ता आहिस्ता रात गुजर गई। सुबह का उजाला हुआ तो नौजवान पहले जाग उठा और उसने फिर बड़े मियाँ को भी जगाया। पेड़ से नीचे उतरे। नौजवान ने पेड़ से उतरने में भी बूढ़े आदमी की मदद की। नीचे बैठकर उन्होंने पिछले रोज की बची खुची रोटी खाई और फिर अपने सफर पर आगे चल पड़े। काफी देर चलते रहे। चलते चलते सामने एक नदी आ गई। नौजवान ने नदी के साथ साथ उस जगह की तलाश शुरू कर दी जहां नदी का पानी कम चौड़ा हो और वो उसे आसानी से पार कर जाए। थोड़ी ही दूर जाकर उसे ऐसी जगह मिल गई जहां नदी का पानी जरा कम ही चौड़ा था। चलिए बड़े मियाँ, अब हमें इस नदी को पैदल ही पार करना है क्योंकि यहाँ पर किसी किस्म का कोई पुल नहीं है। ठीक है मियाँ, चलो मैं तैयार हूँ। बूढ़ा झट से तैयार हो गया। नौजवान ने आगे कदम बढ़ा दिए। इसी दौरान बूढ़े ने अपने दोनों जूतों को उतारा और बगलों में दबा लिया और उस नौजवान के पीछे चल पड़ा। नौजवान अपने नए जूतों समेत ही नदी में उतर गया। बूढ़ा हैरत से देखने लगा, अरे ये कैसा बेवकूफ आदमी है, अपने नए जूते पानी में भिगोकर खराब कर देगा। खैर, उसने शर्त के मुताबिक नौजवान से कोई सवाल न किया मगर दिल में उसे अफसोस जरूर था कि ऐसे अहमक नौजवान से पाला पड़ गया है। सफर तो कट रहा है मगर बदमज़गी पैदा हो रही है। नदी पार हो गई तो बूढ़े आदमी ने बगल से अपने जूते निकाले और फौरन पाँव में पहन लिए और नौजवान के भीगे हुए जूतों की तरफ तंज भरे अंदाज में देखा तो उसके जूते भीग रहे थे मगर वो आगे ही आगे बढ़ता चला जा रहा था। उसे जूतों के खराब होने की जर्रा बराबर भी परवाह न थी। चलते चलते वो आगे ही आगे बढ़ते जा रहे थे और अब उनकी मंजिल आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी। दोपहर का वक्त करीब आ रहा था और अब तो भूख भी उन्हें सताने लगी थी मगर नौजवान था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था और कहने लगा, बड़े मियाँ, जरा जल्दी जल्दी कदम उठाइए, हमारा सफर खत्म होने वाला है। और फिर कुछ देर बाद वो अपने गांव में पहुंच गए। बड़े मियाँ ने कहा, चलो नौजवान, मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे घर में मेरी बेटी है, वो खाना बहुत अच्छा बनाती है। आज के दिन तुम मेरे मेहमान हो, चलकर मेरे साथ खाना खाओ।
बूढ़े ने रस्मी तौर पर उसे कहा था। नौजवान जो उस बूढ़े आदमी से अलविदा होने के लिए तैयार खड़ा था कहने लगा, बड़े मियाँ, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मुझे अपने उस रिश्तेदार से जल्द मिलना है। मैं उसके घर भी नहीं ठहरूंगा। अगर इस गांव में ठहरना पड़ गया तो किसी छोटी मोटी सराय में जाकर ठहरूंगा। बूढ़ा जो पहले ही उस अहमक नौजवान पर दिल में पेचो ताब और गुस्सा खाए हुए था कहने लगा, ठीक है जवान, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब हम एक दूसरे से रुखसत होते हैं। सफर अच्छा कटा। जब बूढ़ा उसे अलविदा कहकर घर जाने लगा तो नौजवान बोला, बड़े मियाँ, जाते जाते मेरी बात जरा सुनते जाइए। बूढ़ा बोला, वो क्या? नौजवान कहने लगा, जब घर में दाखिल हो तो दरवाजे पर दस्तक भी जरूर दीजिएगा और जरा सा खांस लीजिएगा ताकि घर वालों को आपकी आमद के बारे में इत्तला मिल जाए। बूढ़ा कहने लगा, अच्छा मियाँ, तुम ठहरे अक्लमंद, तुम्हारी नसीहत पल्ले से बांध लेता हूँ। अब मुझे इजाजत दो। बूढ़ा दिल में हंसने लगा कि कैसा अजीब और पागल आदमी है। मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। अपने घर जाने के लिए मुझे दस्तक देने या खांसने की क्या जरूरत है? खैर, वो जल्द से जल्द उस नौजवान से जान छुड़ाना चाहता था, इसलिए उसने नौजवान को अलविदा कहा और बूढ़ा अपने घर की तरफ चल पड़ा और नौजवान अपनी मंजिल की तरफ। बूढ़ा जब चलते चलते अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो घर दाखिल होने से पहले अचानक उसके दिमाग में उसी नौजवान की बात आई कि घर में दाखिल होने से पहले दस्तक जरूर देना और फिर खासकर घर वालों को अपनी आमद की इत्तला जरूर देना। बूढ़े के घर में उसकी अकेली बेटी गुलनार बानो रहती थी। उसे नौजवान की बात याद आई तो वो तमस्खुराना अंदाज में हंसा, मगर फिर न जाने क्या सोचकर उसने जोर से दरवाजे पर दस्तक दी और फिर खांसने लगा। थोड़ी देर गुजरी तो दरवाजा खुला। उसकी बेटी गुलनार बानो ने दरवाजा खोला। अरे बेटा, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? उसने बेटी के सलाम का जवाब देते हुए पूछा। अब्बा जान गुस्ल खाने में नहा रही थी। आपके खांसने से और दस्तक से मुझे पता चल गया कि आप आए हैं। बूढ़ा अंदर दाखिल हुआ और कहने लगा, आज तो बेटी दिमाग पहले ही खराब है। क्यों अब्बा जान, खैरियत तो है? बेटी ने फौरन सहन में चारपाई बिछाते हुए पूछा। अरे बेटा, क्या पूछती हो? एक अजीब पागल किस्म का आदमी मिल गया था रास्ते में, मेरा हम सफर बन बैठा। और फिर बूढ़े ने अपनी बेटी को शुरू से लेकर आखिर तक उस नौजवान के बारे में पूरा किस्सा सुना दिया। बूढ़े की बेटी गुलनार बानो बड़ी दिलचस्पी से अपने बाप की ज़बानी उस नौजवान की बातें सुन रही थी। उसे नौजवान की बातें बड़ी भली मालूम हो रही थी। बूढ़े की बेटी गुलनार बानो बहुत अक्लमंद और होशियार लड़की थी। अपने बाप की सारी बात सुनकर कहने लगी, अब्बा जान, वो नौजवान कहाँ चला गया? बूढ़े ने बताया कि वो अपने एक रिश्तेदार के घर गया है, मगर था बड़ा खुददार। कहता था कि अगर रात ठहरना पड़ा तो सराय में ठहरूंगा, रिश्तेदार के घर नहीं ठहरूंगा। लड़की सोच में पड़ गई और कहने लगी, अब्बा जान, अगर मैं कुछ कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बूढ़ा हंसकर बोला, नहीं मेरी बेटी, तुम कहो और मैं बुरा मानूंगा? मैं जानता हूँ तुम बहुत अक्लमंद हो, तुम कोई ऐसी फिजूल बात नहीं करोगी। गुलनार बानो कहने लगी, अब्बा जान, वो नौजवान बेवकूफ नहीं बल्कि बहुत अक्लमंद और समझदार नौजवान है। समझदार नौजवान? वो कैसे बेटी? बूढ़े ने हैरत से अपनी बेटी की तरफ देखकर कहा, अब्बा जान, सबसे पहली बात आपने ये कही कि आप दोनों जब सफर करते करते दोपहर के वक्त एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठे और वहीं आपने दोपहर का खाना शुरू कर दिया, तो उस नौजवान ने पेड़ के घने साए होने के बावजूद वहाँ छतरी खोल ली। हाँ बेटा, बूढ़ा बोला, ये बेवकूफ़ी की बात है ना कि हम एक घने साएदार पेड़ के नीचे बैठे हैं तो फिर वहाँ छतरी खोलने का क्या मतलब हुआ? लड़की बोली, अब्बा जान, ये बेवकूफ़ी नहीं बल्कि अक्लमंदी है। आप पेड़ के नीचे बैठकर अल्लाह पाक का रिस्क खा रहे थे और आपको मालूम है कि दरख्त पर कई किस्म की चिड़ियाँ और परिंदे बैठे होते हैं। अगर कोई परिंदा अपनी पेट की गलागत आपके खाने पर फेंक देता तो आपका खाना जाया हो जाता या आपका लिबास बर्बाद हो जाता। उस नौजवान ने इसीलिए खाने के दौरान छतरी खोल रखी थी। उसकी बात सुनकर बूढ़ा हैरान रह गया। हाँ बेटी, बात तो तुमने बहुत पते की है, मगर बेटा देखो ना, हम किसी दरख्त के नीचे बैठकर भी तो रात बसर कर सकते थे, मगर मुझ जैसे बूढ़े नातवा को वो बेवकूफ पागल इंसान दरख्त पर चढ़ाकर ले गया। बेटी बोली, अब्बा जान, मैं फिर कहती हूँ, वो बेवकूफ नहीं बल्कि समझदार है। आपको मालूम है कि आप जंगल के बीचों बीच सफर कर रहे थे जिसमें खतरनाक जंगली दरिंदे होते हैं। अगर आप जमीन पर पड़कर सो रहे होते तो रात के वक्त जब आप सोते में गफलत में होंगे तो कोई भी दरिंदा आप पर हमला कर सकता था और आपको जान से मार सकता था। इसीलिए उस नौजवान ने अक्लमंदी की और दरख्त के ऊपर चढ़कर रात गुजारने को तरजीह दी। बूढ़ा ये बात सुनकर भी हैरान हुआ और कहने लगा, मगर बेटी, ये बात तो तुमको मानना पड़ेगी
کہ اس جیسا بے وقوف انسان میں نے ساری زندگی میں نہیں دیکھا۔ اس نے نئے جوتے ندی میں ڈال کر پانی میں خراب کر دیے جس وقت ہم پیدل ہی ندی پار کر رہے تھے۔ اب بیٹا اس بات کو تو ہم عقل مندی نہیں کہہ سکتے۔ لڑکی کہنے لگی، ابا جان یہ بھی عقل مندی ہے، نئے جوتے انسان کی جان سے زیادہ قیمتی تو نہیں ہوتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پانی کے اندر کئی قسم کے سانپ، جانور اور پانی کے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاؤں پر کوئی سانپ یا بچھو وغیرہ ڈس لیتا تو پھر کیا ہوتا؟ اسی لیے اس نوجوان نے ندی پار کرتے ہوئے اپنے جوتے نہیں اتارے تھے۔ بوڑھا اپنی بیٹی کی یہ بات سن کر سوچ میں پڑ گیا اور کہنے لگا، واقعی وہ نوجوان تو بہت سمجھ والا تھا۔ گلنار بانو کہنے لگی، جی ہاں ابا جان، آپ اس نوجوان کو اپنے گھر کل کھانے کی دعوت پر ضرور بلائیے، رات کے کھانے پر۔ بوڑھا کہنے لگا، مگر بیٹی مجھے کیا معلوم کہ وہ ابھی بھی عبد الکریم کے گھر میں ہے یا واپس چلا گیا؟ ابا جان اس نے کہا تھا نا کہ وہ رات کو سرائے میں ٹھہرے گا، آپ صبح سرائے میں جا کر اسے دعوت دے آئیے گا۔ دیکھیں وہ ہمارے گاؤں کا مہمان ہے، آپ اسے کل رات کے کھانے پر ضرور بلائیے گا۔ بوڑھا جو پہلے ہی اپنی بیٹی گلنار بانو کی دانش مندی کا قائل تھا، اپنی بیٹی کی بات سن کر مسکرایا اور کہنے لگا، ضرور بیٹا، میں صبح ضرور سرائے میں جاؤں گا اور اس لڑکے کو ضرور اپنے گھر دعوت پر بلاؤں گا۔ میرا خیال ہے کل رات کی دعوت ٹھیک رہے گی۔ جی ہاں ابا جان بالکل۔ اگلے روز بوڑھا صبح ناشتے کے بعد سرائے کی طرف چل پڑا۔ اس گاؤں میں صرف ایک ہی چھوٹی سی سرائے تھی اور بوڑھے کو اس نوجوان کو ڈھونڈنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ نوجوان ابھی اپنے کسی رشتہ دار کے گھر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ بوڑھے نے جب اس نوجوان سے ملاقات کی تو وہ نوجوان بہت خوش ہوا اور پھر بوڑھے نے اسے رات کے وقت اپنے گھر کھانے کی دعوت پر بلایا۔ نوجوان نے اس کا شکریہ ادا کہہ کر معذرت چاہی، مگر بوڑھا کہنے لگا، بیٹا یہ میری نہیں بلکہ میری بیٹی کی خواہش ہے کہ آپ ہمارے گاؤں میں مہمان ہیں اور بہت دور سے آئے ہیں، اس لیے آج رات کا کھانا تو آپ ہمارے گھر پر ہی کھاؤ گے۔ بے شک واپس سرائے میں آ کر رات ٹھہر جانا اور صبح اپنے گھر چلے جانا۔ چاروں ناچار نوجوان کو بوڑھے کی پرخلوص پیشکش اور دعوت قبول کرنا پڑی۔ بوڑھا خوشی خوشی واپس آ گیا اور اپنی بیٹی گلنار بانو کو آ کر اس نے بتایا کہ نوجوان نے اس کی دعوت قبول کر لی ہے۔ بیٹی شام کے وقت کھانے کے لوازمات تیار کرنے لگی۔ اس نے اچھا سا سالن بنایا اور روٹیاں بنائی۔ رات کے وقت نوجوان ان کے گھر پر آ گیا۔ بوڑھے نے دروازہ کھولا، اسے گھر میں خوش آمدید کہا اور عزت سے مہمان خانے میں بٹھایا اور پردہ گرا دیا۔ بوڑھے کے گھر ایک جذباتی ملازمہ بھی تھا۔ بوڑھا اور نوجوان آپس میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، مگر بوڑھے نے اپنی بیٹی کے ساتھ ہونے والی کسی گفتگو کا کوئی ذکر نہ کیا، لیکن اندر ہی اندر وہ نوجوان کی عقل مندی کا قائل تھا اور شرمندہ ضرور تھا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو گلنار بانو نے اپنی ملازمہ کو بلایا، اس کے ہاتھ میں روٹی اور سالن پکڑایا اور کہنے لگی، جب اس مہمان کے سامنے تم کھانا لے کر جاؤ تو اس کے سامنے یہ چند اشعار کہہ دینا۔ چاند کی 14ویں رات آسمان پر تارے گھنے گھنے، 4 برج مسجد کے چاروں کونوں میں کھڑے کھڑے۔ ملازمہ نے شعر یاد کر لیا اور کھانا لے کر مہمان خانے کی طرف بڑھی۔ راستے میں کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو سے ملازمہ کا جی للچانے لگا۔ اس نے سالن سے لپک کر چند بوٹیاں نکال کر وہی کھائیں اور راستے میں ایک روٹی بھی اچک کر چٹ کر گئی۔ پھر مہمان کے سامنے جا کر کھانا رکھا اور گلنار بانو کا شعر پڑھ کر سنایا۔ چاند کی 14ویں رات آسمان پر تارے گھنے گھنے، 4 برج مسجد کے چاروں کونوں میں کھڑے کھڑے۔ نوجوان نے جب یہ شعر سنا تو اس نے کھانے کی تشت کی طرف غور سے دیکھا۔ اس نے روٹیاں گنی اور پھر سالن کو دیکھا اور پھر ملازمہ سے کہنے لگا، اپنی مالکن گلنار بانو سے جا کر کہنا، چاند کی 14ویں رات آسمان پر تارا کوئی 4 برج مسجد کے ان میں سے ایک گرا ہوا۔ ملازمہ نے شعر یاد کیا اور واپس جا کر اپنی مالکن گلنار بانو کو سنا دیا۔ گلنار بانو بہت عقل مند اور ہوشیار تھی۔ پورا شعر سننے کے بعد ملازمہ کو ڈانٹ کر بولی، سچ سچ بتا، کیا تو نے سالن میں سے بوٹیاں نکال کر کھائیں اور ایک روٹی بھی چٹ کر گئی؟ ملازمہ کا یہ سن کر رنگ زرد ہو گیا، تھر تھر کانپنے لگی اور سوچنے لگی کہ مالکن کو کیسے پتہ چلا۔ خیر وہ اپنی چوری چھپا نہ سکی، انکار نہ کر سکی اور مان گئی۔ نوجوان دعوت کھا کر چلا گیا تو گلنار بانو نے ملازمہ کو باپ کے سامنے خوب ڈانٹا اور اس کی چوری کی سزا کے طور پر اسے نوکری سے نکال دیا۔ پھر اپنے باپ سے کہنے لگی، ابا جان، میں نے شعر کے ذریعے اس نوجوان کو یہ پیغام دیا تھا کہ 4 روٹیاں ہیں اور سالن بوٹیوں سے بھرا ہوا ہے، مگر اس نوجوان نے جواب میں مجھے بتایا کہ ایک روٹی کم ہے اور سالن میں سے کچھ بوٹیاں بھی غائب ہے۔ بس اسی سے مجھے ملازمہ کی چوری کا پتہ چلا۔
اس لیے میں نے سزا کے طور پر اسے نوکری سے نکال دیا۔ بوڑھا اپنی بیٹی کی عقل مندی اور نوجوان کی ہوشیاری پر دل میں اش اش کر اٹھا اور کہنے لگا، بیٹی، میرے خیال میں جس طرح تم عقل مند ہو اسی طرح وہ نوجوان بھی سمجھ والا ہے۔ لڑکی نے اس بات پر اپنا سر شرم سے جھکا لیا۔ بوڑھا کہنے لگا، میرا خیال ہے بیٹا، تمہارے لیے اس سے بہتر شوہر کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اگر تم یہ بات مان لو تو کیا میں اس لڑکے سے بات کروں؟ گلنار نے شرما کر کہا، ابا جان، جیسی آپ کی مرضی۔ بوڑھا بولا، نوجوان یہاں سے رخصت ہو جائے گا، مجھے ابھی جانا چاہیے۔ بوڑھا بھاگ کے سرائے میں پہنچا اور نوجوان سے کہنے لگا، نوجوان، میری ایک ہی بیٹی ہے، میرے پاس جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے۔ تمہاری نیک نیتی، عقل مندی، سمجھداری اور شرافت کا میں قائل ہو گیا ہوں۔ اگر تم برا نہ مانو تو میں اپنے دل کی بات تم سے کہنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں اپنی فرزندگی میں لینا چاہتا ہوں۔ اگر تم قبول کرو تو اپنے والدین کو لے کر میرے گھر آ جاؤ۔ وہ نوجوان جو خود گلنار بانو کے ہاتھوں کے ذائقے، لذیذ کھانوں اور اس کی عقل مندی کا قائل ہو چکا تھا، فوراً مان گیا اور بزرگ سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے گھر پہنچ کر اپنے والدین کو رشتے کے لیے لے کر آئے گا۔ اور پھر چند روز کے بعد وعدے کے مطابق وہ نوجوان اپنے والدین کو گلنار بانو کے گھر لے آیا۔ ان کی بات طے ہو گئی اور پھر دھوم دھام سے گلنار بانو کی شادی اس عقل مند نوجوان سے ہو گئی اور دونوں عقل مند اور ذہانت سے بھرپور میاں بیوی ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ دلچسپ کہانی؟ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ شکریہ۔